जब भी भारत पर विदेशी शासन की बात होती है तो हम अक्सर मुगलों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच लोगों का जिक्र करते हैं। लेकिन एक और ताकत थी जिसने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, व्यापार किया और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। फ्रांस। फ्रांसीसी शासकों के बारे में कम ही लोग बात करते हैं। इसका कारण शायद ये है कि वे अन्य विदेशी ताकतों की तरह क्रूर नहीं थे। लेकिन क्या वास्तव में फ्रांसीसी केवल व्यापार करने आए थे या उनके इरादे भी भारत पर नियंत्रण करने के थे? आइए इस भूले बिसरे इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। फ्रेंच व्यापारी भारत में बहुत पहले आना चाहते थे, लेकिन उनका वास्तविक आगमन 1668 में हुआ, जब उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इसके तुरंत बाद 1669 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली। धीरे धीरे फ्रांस ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। पहली बार उन्होंने सेंट थॉमस के किले पर कब्जा किया, जो डच सरकार के अधीन था। 1673 में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के सुल्तान के अधीन बालिकोंडापुरम के किलादार से पौंडीचेरी का किला प्राप्त किया और इसके बाद यहीं से फ्रांस की भारत में नींव रखी गई। 4 फरवरी 1673 को फ्रांसीसी अधिकारी बेलोंजियर द लेस्पिने ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया और दानिश लॉज को अपना निवास स्थान बनाया। 1674 में फ्रांसवा मार्टिन पौंडीचेरी का पहला गवर्नर बना और उसने इस छोटे से मछुआरों के गांव को एक फलता फूलता बंदरगाह बना दिया। 1723 से 1739 के बीच फ्रेंच ने यानम, माहे और कराईकल जैसे समुद्री तटवर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन स्थानों का चयन दिखाता है कि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, न कि भारतीय क्षेत्रों पर पूरी तरह से शासन करना। लेकिन 1741 में भारत में फ्रांसीसी इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 1741 में जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स भारत में फ्रांस का सबसे प्रभावशाली गवर्नर बना। उसने सिर्फ व्यापार तक सीमित रहने की बजाय भारतीय राज्यों पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा पाल ली। उसने हैदराबाद से लेकर कोमेरिन तक के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन उसकी यह योजना ब्रिटिश शासन के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्लेक्स के सपने को चकनाचूर कर दिया, जिसके चलते डुप्लेक्स को भारत छोड़कर फ्रांस वापस जाना पड़ा। डुप्लेक्स के जाने के बाद फ्रांसीसी कभी भी सीधे ब्रिटिश हुकूमत से नहीं भिड़े, बल्कि उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ी। 1756 में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को फोर्ट विलियम पर हमला करने के लिए उकसाया। इसलिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच और नवाब की संयुक्त सेना को हराकर पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और गुस्साई फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच 1760 में वांडीवाश का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने फ्रेंच हुकूमत की कमर तोड़ दी। जिसके बाद पौंडीचेरी का सबसे बुरा समय आया, जब 1761 में ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके चलते पौंडीचेरी 2 वर्षों तक खंडहर बना रहा। फिर दोनों के बीच 1763 में संधि के तहत फ्रांस को पौंडीचेरी लौटा दिया गया। गवर्नर जीन नोडी लॉरेंस्टन ने नगर को फिर से बसाने का प्रयास किया। अनेकों बार युद्ध और संधि होने के बावजूद अगले 50 वर्षों तक पौंडीचेरी और अन्य फ्रांसीसी क्षेत्र ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच संघर्ष का हिस्सा बने रहे। आखिरकार 1816 में ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, माहे और यानम को औपचारिक रूप से फ्रांस को सौंप दिया। लेकिन इस दौरान पौंडीचेरी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को खो चुका था। फ्रांस से आए लोगों ने पूरे भारत पर हुकूमत करने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। अंग्रेजों से तो भारत को आज़ादी 1947 को मिल गई, लेकिन फ्रेंच हिस्से 1954 तक फ्रांस के अधीन ही रहे। 1954 में जो हिस्से फ्रांस के कब्जे में थे वो भारत को वापस किए गए, लेकिन वो हिस्से औपचारिक रूप से भारत के हिस्से में नहीं आए थे, जब तक कि 1962 में पेरिस में फ्रेंच पार्लियामेंट ने भारत के साथ संधि की पुष्टि नहीं की और फ्रांसीसी उपनिवेश पूरी तरह से भारतीय गणराज्य का हिस्सा बन गया। 16 अगस्त 1962 को पौंडीचेरी, माहे, कराईकल और यानम आधिकारिक रूप से भारत में विलय हो गए। हालांकि विलय के समय यहाँ के निवासियों को एक महत्वपूर्ण विकल्प दिया गया। वे चाहे तो भारतीय नागरिकता अपना सकते थे या फिर फ्रेंच नागरिक बने रह सकते थे। फ्रेंच नागरिकता चुनने वाले लोगों को फ्रांस सरकार की ओर से विशेष लाभ दिए गए, जिनमें नौकरी के अवसर, पेंशन योजनाएं और अन्य सुविधाएं शामिल थी, जो फ्रांस के नागरिकों को मिलती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि कई लोगों ने फ्रांसीसी नागरिकता को अपनाया और आज भी भारत के पौंडीचेरी और अन्य फ्रेंच क्षेत्रों में रहने वाले लोग फ्रांस के नागरिक हैं। वे न केवल फ्रेंच पासपोर्ट रखते हैं, बल्कि फ्रांस के संसदीय और राष्ट्रपति चुनावों में मतदान करने का अधिकार भी रखते हैं।
हालांकि फ्रेंच का शासन अंग्रेजों जितना व्यापक नहीं था, फिर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति, व्यापार और प्रशासन में अपनी छाप छोड़ी। आज भी पौंडीचेरी और अन्य पूर्वी फ्रांसीसी क्षेत्र अपनी विशिष्ट वास्तुकला, संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में फ्रेंच शासन एक अनकही कहानी है। वे न तो ब्रिटिशर्स की तरह क्रूर थे और न ही उन्होंने लंबे समय तक भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, लेकिन उनके व्यापारिक और सामरिक इरादों ने भारत के इतिहास में एक दिलचस्प अध्याय जोड़ा। आज जब भी हम भारत के औपनिवेशिक अतीत की बात करें तो हमें फ्रेंच अध्याय को नहीं भूलना चाहिए।